Hello everyone, I'm Soumya Pandey at your batch 2021 and today we are going to discuss about how to write answers in mains examination. जब भी हम मेंस एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो हमें तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा विजिबिलिटी और तीसरा कंटेंट्स। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आंसर में स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रो का पार्ट। अगर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो आपको 1.5 से 2 लाइन का इंट्रो होना चाहिए और अगर आपका क्वेश्चन 12 मार्कर है तो वो आपका 2.5 से 3 लाइन का इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो के बाद आता है आपका बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में दो चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। पहला तो हम एक एनालिटिकल पार्ट लिखते हैं और दूसरा फैक्चुअल पार्ट लिखते हैं और तीसरा आता है कंक्लूजन। बिना कंक्लूजन के कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है, तो चाहे वो क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल क्वेश्चन हो, आपको कंक्लूजन 2 से 2.5 लाइन का लिखना ही लिखना है। और ज़्यादातर ये कोशिश करें कि कंक्लूजन में आप कोई जार्गन का इस्तेमाल करें या फिर कंक्लूजन को करंट अफेयर से रिलेट करके लिखें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप करंट अफेयर नहीं डाल सकते उस क्वेश्चन के बॉडी पार्ट में, तो आप कंक्लूजन में ज़्यादातर आप कंक्लूजन में अपने विचार दे सकते हैं, तो आप करंट से रिलेट करके अपने विचार कंक्लूजन में दें और हमेशा कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम डायग्राम्स बनाते हैं अपने आंसर में, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, मैप बनाते हैं, डेटाज डालते हैं और उसको अंडरलाइन करते हैं। हम अक्सर अपने आंसर में स्पेसिंग का ध्यान रखते हैं कि एक पैरा और दूसरे पैरा के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, पैरा स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, पैरा की दूसरी लाइन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, क्यों, ताकि वो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो विजिबल हो, परफेक्टली विजिबल हो। वो पॉइंट्स कुछ हम पैरा में लिखते हैं, कुछ हम पॉइंट्स में लिखते हैं। कुछ लोगों का ये पूछना होता है कि जीएस में आंसर पॉइंट्स में लिखें, पैरा में लिखें। ज़्यादातर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आंसर का कुछ पार्ट पैरा में हो और आंसर का कुछ पार्ट पॉइंट्स में हो, ताकि आप एनालिटिकल पार्ट पैरा में लिख लें और जो फैक्चुअल पार्ट है वो आप पॉइंट्स में लिख दें। और जार्गन्स, किसी भी आंसर में विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कहने के लिए हमें जार्गन्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जैसे जार्गन्स में हम आपको एग्जांपल देते हैं, कोविडाइजेशन। जैसे जब कोविड आया था और अभी भी कोविड फिर से आ रहा है, तो जब हम देखते हैं कि हर जगह कोविडाइजेशन होता जा रहा है, कोविडाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, कोविडाइजेशन ऑफ सोसाइटी, कोविडाइजेशन ऑफ मेडिकल केयर, कोविडाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर कोविड के पेशेंट्स जा रहे हैं, इकोनॉमी ज़्यादातर कोविड की वजह से जो भी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो कोविड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो कोविड की दवाइयाँ हो, चाहे जो भी अब घर में जो भी चीज़ें हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कोविड को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इम्पोर्ट करना है, तो हमारी इकोनॉमी कोविड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो इस तरीके से कोविडाइजेशन, सोशल रिसेशन एक वर्ड है, जार्गन है, जैसे ग्लोकलाइजेशन हो गया, वोकल फॉर लोकल हो गया, वुमेन लेड डेवलपमेंट हो गया। ये सब जार्गन्स का इस्तेमाल अजाइल स्ट्रैटेजी इकोनॉमी में हो गई, या फिर अमृत काल हो गया, न्यू इंडिया हो गया, तो ये सब जार्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोटेशंस, ज़्यादातर जो विमेन से रिलेटेड आंसर्स होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड आंसर्स होते हैं और पेपर 2, पेपर 3 के ज़्यादातर आंसर्स चूँकि करंट से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें भी हम कोटेशंस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और पेपर 4 में भी तो कोटेशंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। पेपर 4 के आंसर में 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक कोटेशन की, दूसरा एक अच्छे एग्जाम्पल्स और करंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स की, और एक अच्छे डेफिनेशन की। तो ये इस तरीके से हम आंसर में विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो आंसर में होती है, कंटेंट। एक्चुअली कंटेंट्स को दूसरे नंबर पे आना चाहिए। स्ट्रक्चर के बाद कंटेंट्स और कंटेंट्स के बाद तब आना चाहिए विजिबिलिटी। तो दूसरे नंबर पे अगर हम कंटेंट्स को रखें तो कंटेंट हम कहाँ से लेके आएंगे और आंसर राइटिंग की शुरुआत हम कैसे करें?
कंटेंट आपके आता है, आपके जो बुक लिस्ट होते हैं, आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ के नोट्स होते हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से कंटेंट मिलता है हमें। न्यूज़पेपर बहुत बड़ा सोर्स होता है कंटेंट्स का, और मैगजीन्स आपकी होती हैं। योजना और कुरुक्षेत्र अगर आप पढ़ते हैं तो वो करंट आपके कंटेंट्स का सोर्स हो सकता है। आप किसी भी चैनल का डिबेट सुन रहे हैं, संसद टीवी सुन रहे हैं, बिग पिक्चर, ये सब अगर आप सुन रहे हैं तो वो डिबेट्स हो सकते हैं जहां से आप कंटेंट्स ले सकते हैं। लेकिन आपने इतना कुछ पढ़ तो लिया, अब आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिस भी टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक पे एक बार दो बार आप उस टॉपिक को पढ़ लें। उसके बाद उस टॉपिक के किसी एक क्वेश्चन को आप लें। और जैसा कि आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर में एक इंट्रो होता है, फिर बॉडी होती है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना होता है। और जब भी आप इंट्रो लिखें तो इंट्रो की शुरुआत आप या तो डेटा से कर सकते हैं, या तो डेफिनेशन से कर सकते हैं, या तो उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर में कोई घटना घटी है वहां से कर सकते हैं, या तो आप उसकी शुरुआत फैक्ट, किसी भी फैक्ट से कर सकते हैं। तो इंट्रो की शुरुआत आपको ऐसे करनी है। और इंट्रो के बाद आप आ जाते हैं बॉडी में। तो बॉडी में आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में लिखना होता है। तो हम जब हमारे पास पहली बार क्वेश्चन आता है और हमने अभी कभी राइटिंग शुरू नहीं की है, मुझे नहीं मालूम कि राइटिंग कैसे करनी है, सिर्फ स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में है, तो हम सोचेंगे कि इंट्रो कैसे बनाएं। पर्टिकुलर टॉपिक हमें मिल गया, जैसे मान लीजिए कि विमेन पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन, व्हाट आर द क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो आप जब इस टॉपिक पे क्वेश्चन लिखने जाएंगे, आपने बस एक बार पढ़ लिया है कि क्राइम, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है, ये क्राइम्स है, अब इसको लिखें कैसे? तो सबसे पहले हमको इसके इंट्रो पे काम करना होगा। इंट्रो कैसे बनाएंगे? तो इंट्रो बनाने के लिए या तो हम डेफिनेशन से बना सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, या क्राइम, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसका डेफिनेशन आप बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली लिख सकते हैं कि विमेन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैमिली, विमेन नर्चर द फैमिली, और विमेन बहुत अच्छा रोल सोसाइटी में प्ले करते हैं, इसके बावजूद भी विमेन के अगेंस्ट क्राइम्स हो रहे हैं। अब कौन कौन से क्राइम्स हो रहे हैं आप उसको लिस्ट कर देंगे। उसके बाद ये कर सकते हैं, तीसरा काम आप कर सकते हैं, डेटा से शुरू कर सकते हैं। जैसे डेटा है कि यूएन विमेन का डेटा है कि 67% ऑफ द विमेन of the world are facing one or other kinds of crimes। तो ये डेटा से लिख सकते हैं आप। या फिर आपने कोई कोटेशन लिख दिया, जैसे अमर्त्य सेन का एक कोटेशन है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फ्यूचर वी वांट। अगर हमने ये कोटेशन स्टार्टिंग में लिख दिया, उसके बाद हम नीचे लिख रहे हैं कि इतना विमेन का एम्पावरमेंट या विमेन इतनी जरूरी है सोसाइटी के लिए, उसके बाद भी विमेन के अगेंस्ट इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, और कौन कौन से क्राइम्स हो रहे हैं उसके बाद आप उसमें लिखेंगे। तो इस तरीके से आप या तो डेटा से, या तो डेफिनेशन से, या तो नॉर्मली कुछ लिख करके, या फिर आप कोटेशन से इंट्रो लिख सकते हैं। तो आप जब ब्रेन स्टॉर्मिंग, जब आप पहली, दूसरी, तीसरी बार आंसर लिखने जाते हैं तो उसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप बैठ के सोचें कि क्या हम लिख सकते हैं। जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको चीजें याद आती हैं, आपको पता चलता है कि किस तरीके से लिखना है। कई बार आप गलती करते हैं, फिर गलतियां करने के बाद आप सीखते हैं। अक्सर जब आप खाली बैठे रहें तो एक पेन और एक पेज ले करके आप कोई क्वेश्चन अपने माइंड में बना लीजिए। कोई जो टॉपिक आपने पढ़ा है अभी रिसेंट में, उस पर एक क्वेश्चन अपने माइंड में बना लीजिए और फिर उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। आप अगर ऐसे 10, 15, 20 दिन आप कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर लिखना आ जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। आपको अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के बाद अच्छा कंटेंट आपके दिमाग में आने लगेगा। धीरे धीरे करके जब आप दोबारा अपनी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा आंसर लिखना आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने विजिबिलिटी की बात की, तो अगर आप डेटा से शुरू करते हैं अपना आंसर, तो आपने लिख दिया कि 67% ऑफ द वुमेन, और उस 67 को आपने बॉक्स में कर दिया, 67% को, या फिर आपने अंडरलाइन कर दिया, तो आपने इंट्रो शुरू कर दी। उसके बाद आप आते हैं क्राइम्स दैट वुमेन आर फेसिंग। तो क्राइम्स में आप क्या कीजिए, इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, तो क्राइम्स को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक वो क्राइम जो विजिबल है एकदम, जैसे मैनिफेस्ट क्राइम, और दूसरा क्राइम होता है लेटेंट क्राइम।
तो मैनिफेस्ट क्राइम वुमेन के अगेंस्ट क्या क्या होते हैं? डाउरी डेथ्स, रेप्स, मर्डर्स, डोमेस्टिक अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट, ये जो होते हैं ये मैनिफेस्ट क्राइम है। और लेटेंट क्राइम वुमेन के अगेंस्ट क्या है? चाइल्ड मैरिज, पोर्नोग्राफी, डेप्रिवेशन फ्रॉम हेल्थ एंड एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या मैल न्यूट्रिशन। तो ये सब जो है ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। तो आपने इसको भी इस तरीके से जैसे इसमें लिखा गया है लेटेंट और मैनिफेस्ट क्राइम। तो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट क्राइम आप इस तरीके से क्राइम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में लेटेंट और मैनिफेस्ट क्राइम इस तरीके से इधर और इस तरीके से इधर करके आप लिख देंगे तो आंसर में आपके विजिबिलिटी आ जाएगी। एक तो आपने ऊपर इंट्रो में डेटा लिख दिया, नीचे आपने बाइफरकेट करके लेटेंट और मैनिफेस्ट क्राइम लिख दिया। अब आप नीचे लिखिए कि क्यों क्राइम्स। तो ये तो सिर्फ क्राइम्स हो गए, और क्राइम्स को आप थोड़ा सा फिर उसके बाद ये आपका हो गया आंसर का वो पार्ट जो फैक्चुअल है। अब आप थोड़ा सा इसको एनालिटिकल पार्ट नीचे एक पैरा लिखेंगे कि पैरा में थोड़ा सा इसी चीज को आप डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद आके उसका सोल्यूशन आप लिखेंगे। सोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो आप एक चीज जान लीजिए कि जब कोई चीज पूछता है तो उसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं। सोशल सोल्यूशन हो सकता है, पॉलिटिकल वे में सोल्यूशन हो सकता है, इकोनॉमिक वे में हो सकता है, एनवायरमेंट अगर हम सही करें तो वुमेन जो क्राइम्स फेस कर रहे हैं उनको खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक होता है एब्रिविएशन ई पेस्टल सी, ई पेस्टल सी। ई मीन्स इकोनॉमिक, P means political, दोबारा E means environmental, S means societal, L means legal और S means scientific और अगला C means जो होता है वो होता है cultural। तो इतने एस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं कि अगर इतने एस्पेक्ट में सुधार किया जाए तो विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है उसको सुधार किया जा सकता है। तो जब आप मान लीजिए कि आपने अभी जल्दी ही पढ़ा है विमेन के बारे में, लेकिन आपको बहुत ज्यादा याद कुछ भी नहीं है, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की, आपने बस एक दो बार पढ़ी, हल्का फुल्का कुछ कुछ याद है। अब आप कॉपी पेन लेके बैठ गए, आप सोचेंगे कि डेटा क्या डालें। आप सोचते सोचते कोई डेटा आपको याद आएगा, आपको डेटा नहीं याद आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से कोटेशन से सोचिए, कोटेशन भी नहीं याद आ रहा है तो नॉर्मल इंट्रो बनाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि कैसे हम कोई भी जो आपका आंसर है कैसे हम इसमें विजिबिलिटी बनाए। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि इसको हम कैसे बाइफरकेट या कौन सा फ्लो चार्ट या कौन सा डायग्राम। आईआर के क्वेश्चंस अगर हैं तो वहां पे मैप बहुत इजी बन जाता है। और हिस्ट्री में भी अगर क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर राजा, किसी पर्टिकुलर किंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, जैसे बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, तो उसमें इंडिया का मैप बना करके आधा मैप, अगर नीचे का आता है तो आधा मैप, ऊपर का अगर नॉर्थ इंडिया का आता है तो ऊपर का आधा मैप बना करके उसमें पॉइंट करके दिखा दीजिए कि ये चीज यहाँ पे थी। इस तरीके से आप जब करेंगे तो आपके आंसर में बहुत ज्यादा विजिबिलिटी आ जाएगी। और जब एग्जामिनर क्योंकि देखता है कि आपने जो चीज अगर पूरा पैरा में लिख दिया है, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में, यूपी पीसीएस में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वो पूरा पढ़ना नहीं चाहते या फिर पूरा पढ़ते नहीं है। तो आप अपने आंसर में विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा लेके आए। तो आपने मैप बना दिया, मैप का इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरीके से कोटेशन, मैप और डायग्राम्स की सहायता से आप अपने आंसर को, डेटास की सहायता से आप अपने आंसर को बहुत ज्यादा विजिबल बना सकते हैं। उसके बाद आप जब कंक्लूजन लिखें तो वहां पे जार्गन्स का इस्तेमाल करें। जैसे हमें अभी किस चीज की जरूरत है, तो हमने सोल्यूशन लिख लिया तो उसके बाद हम आते हैं, हम लोग एक डेटा और है कि जब हम सोल्यूशन लिख रहे हैं तो हम एक चीज और कर सकते हैं कि एक डेटा आया था जिसमें कहा गया था कि लगभग 30% ऑफ द वुमेन एक्सेप्ट करती हैं या बीटिंग को सही ठहराती हैं। बीटिंग ऑफ वुमेन बाय मेन को 30% वुमेन जो है इंडिया में सही ठहराती हैं। तो इस डेटा को आप सोसाइटी वाले पार्ट में लिख सकते हैं कि इस माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने 2 डेटा डाल दिया आंसर में। उसके बाद जब आप कंक्लूजन में आते हैं तो कंक्लूजन में कोई जार्गन डाल दीजिए। जैसे हमें विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी की जरूरत है। डेवलपमेंट फॉर द वुमेन नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से जब हम, या फिर गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में कोई स्कीम चलाई है वुमेन के ऊपर, या फिर कुछ वुमेन के लिए किया गया है, तो आप वो चीज आंसर में
डाल सकते हैं। जैसे एक आज हमने पढ़ा था कि इंडिया चाइना के बीच जो रिलेशनशिप है, तो इंडिया अब तक 2020 तक इंडिया पॉलिसी ऑफ डिफरेंस फॉलो करता था चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप में। पॉलिसी ऑफ डिफरेंस का क्या मतलब होता था कि चाइना डेवलप करता जा रहा, इंडिया हमेशा डिफेंसिव अप्रोच अपनाता था। लेकिन अब क्या है कि इंडिया अब डिफेंसिव अप्रोच नहीं अपना रहा, अब इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है। अब इंडिया चाइना के सामने झुकने के मूड में नहीं है। तो इस तरीके से आप जब न्यूज़पेपर में पढ़ें तो वो जार्गन को अपने कॉपी में लिख लें, और जार्गन की 2-4 पेज में पूरे जार्गन आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 करके लिख लें, और उसको जब अपने राइटिंग में लेके आएंगे तभी आपको वो याद होगा। तो इसलिए जब आप राइटिंग करने जाएं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत ज्यादातर इसीलिए पड़ती है कि जब आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिंपली आपने आंसर लिख दिया। जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप अपने दिमाग में रखिए कि हमको आंसर में डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, जार्गन्स में से कुछ ना कुछ तो डालना ही डालना है। कोटेशंस, मतलब इन 5-6 चीजों में से 2 चीज एटलीस्ट आंसर में रहना चाहिए, ताकि हमारा आंसर जो है वो उभर के आए और अच्छा दिखाई दे, ताकि वो देखते ही लग जाए कि आंसर काफी अच्छा लिखा गया है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे डबल फेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जब हम ग्लोबलाइजेशन पे आंसर लिख रहे हैं और कंक्लूजन लिख रहे हैं तो हम एक वर्ड होता है ह्यूमनाइज ग्लोबलाइजेशन हो, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट लोगों पे ना पड़े, ह्यूमंस पे ना पड़े, इसीलिए उसको ह्यूमनाइज ग्लोबलाइजेशन या फिर रिफॉर्म ग्लोबलाइजेशन, इन सब वर्ड्स का यूज हम ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में अक्सर हर साल ऐसा होता है कि ग्लोबलाइजेशन पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन का एक कोटेशन, ग्लोबलाइजेशन पे एक डेटा और ग्लोबलाइजेशन पे जार्गन्स आप जरूर तैयार रखें। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। आंसर में इतनी चीजें जरूरी होती हैं। आप एनसीआरबी का डेटा लिख सकते हैं, वर्ड का डेटा लिख सकते हैं, यूएन वुमेन का, वुमेन पे अगर हम क्राइम पे कर रहे हैं तो। आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब क्वेश्चन इंडिया के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो आपको इंडिया का डेटा देना पड़ेगा। ज्यादा कोशिश कीजिए कि इंडिया के रेस्पेक्ट में है तो इंडिया का डेटा दें। और जब क्वेश्चन जनरल पूछे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तब आप इंडिया का या वर्ल्ड का कोई भी डेटा दे सकते हैं। और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जब नॉर्मली क्राइम अगेंस्ट वुमेन पूछे, इंडिया वर्ड कुछ भी ना दे, तो आपको वर्ड का डेटा देना ज्यादा सही माना जाता है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। आंसर में फिर मैं बता दूं कि 3 एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, स्ट्रक्चर, कंटेंट्स और विजिबिलिटी। सबसे पहले स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने पूरा बता दिया, फिर कंटेंट्स बता दिया, फिर विजिबिलिटी के लिए हमें आंसर में क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया, और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया वुमेन पे और उसको डिस्क्राइब कर दिया कि आपको कैसे करना है, और मैंने दिखा भी दिया उसको। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी एक 10-12 पेज की नोट्स बना लें। जैसे मैंने ये बनाया है, मैंने पेपर 1 के लिए ये बनाया था। आप देखिए यहाँ पे लिखा है पेपर 1 डायग्राम्स एंड कोट्स। तो उस तरीके से मैंने फिर यहाँ पे लिखा था, देखिए ग्लोबलाइजेशन पे कोट्स लिखे गए हैं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, ताकि हम एग्जाम के एक दिन पहले इनको रिवाइज करके चले जाएं, और एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करके चले जाएं और इनको हम अपने आंसर में डाल पाएं। जब भी आंसर लिखें तो जो जो चीजें आपको आंसर में डालनी है वो चीजों की प्रैक्टिस आप कर लें, नहीं तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप डाल नहीं पाएंगे उन चीजों को। तो इस तरीके से आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है। मैंने ये चीज आपको अभी जनरल वेज में बताई है कि जनरली आप जब किसी भी पेपर की आंसर राइटिंग करें, पेपर 1, 2, 3, 4, पेपर 1 और पेपर 4 आपका ज्यादातर स्टैटिक होता है, पेपर 3 और पेपर 2 ज्यादातर करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है। तो आप, ये हमने जनरली बताई है कि आप किसी भी आंसर राइटिंग करें किसी भी पेपर का तो ऐसे करें। मैं अपने अगले और आने वाले वीडियोस में आपको पेपर वाइज आंसर राइटिंग कैसे करें और पेपर वाइज क्या क्या आप कर सकते हैं, कोटेशंस कैसे कर सकते हैं और जार्गन्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, ये सब का इस्तेमाल आप आंसर को विजिबल बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, और क्या स्पेशल अलग अलग पेपर में आप कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको अपने अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।